तुम्हारा बेकार। बच्चों सुनो भाई, देखो मैंने ना आप लोगों को, देखो भाई क्लास है बहुत थोड़ी सी, तो आप लोग प्लीज उसमें चुप रहेंगे ताकि हम एक टॉपिक ना कंप्लीट कर सके पूरा, कि आप लोग आए तो आप कुछ लोग पढ़ के जाए, बस ये मेरा वो है। अब बात ये है, मैंने तुम लोगों को अल्कोहल्स करवा दिया पूरा। अगर तुम लोगों ने क्लासेस अटेंड करी हैं पिछली, सुन लो, तुम लोगों ने अल्कोहल्स की पिछली सारी क्लासेस अटेंड करी है, तो तुम्हें पता होगा लास्ट क्लास हमने इसकी प्रिपरेशंस खत्म करी है। और आखिरी रिएक्शन अगर तुम्हें याद आए तो उसमें मैंने लुकास टेस्ट याद आ रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन विद PCl3 PCl5, कुछ नहीं याद आ रहा है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है सर। ये देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है सब, ये बोर्ड पे लिखी हुई 8 रिएक्शंस हैं बच्चों, प्लीज। ये कोई पिटेगा भी थोड़ी देर में, मेरे को ये दिख गया। मैंने ये बोला, मैंने तुम लोगों को अल्कोहल्स के 8 रिएक्शंस करवाई, लेकिन मैंने ये भी बोला था उन 8 के अंदर रिपीटिशन बहुत ज्यादा है। जैसे कि पहले एक केस में हम अल्कीन को हाइड्रेट करते हैं, बाद में उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं अल्कोहल को, उल्टा हो गया। यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेम था, यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेम था। PCl3 PCl5 वाली रिएक्शन पहले से पढ़ी है हमने पिछले चैप्टर के अंदर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलो। सो अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाने वाला हूँ बच्चों फिनोल्स के बारे में। और फिनोल्स के बारे में जो रिएक्शन मैं तुम्हें करवाऊंगा ना, अभी जो टॉपिक मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ, ये सबसे हिट टॉपिक है फिनोल से। फिनोल से अगर सबसे ज्यादा संभावना किसी रिएक्शन के आने की है तो वो यही रिएक्शन है। सो गाइज बोर्ड पे देखिएगा, मैं अब आपके साथ शुरू करने वाला हूं फिनोल्स। और फिनोल्स कौन होते हैं? तो फिनोल्स होते हैं बच्चों बेंजीन के ऊपर लगा हुआ OH, दीज आर फिनोल्स। अल्कोहल्स हो चुके हैं फिनिश, ये होते हैं फिनोल्स, ठीक है। अब फिनोल में ना वही बात आती है, जैसे अल्कोहल में आप लोगों ने प्रिपरेशंस पढ़ी, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन में फर्क क्या होता है? प्रिपरेशन में हम अल्कोहल को बनाते हैं, कैसे कैसे बनेगा, रिएक्शंस में हम उसको रिएक्ट कराते हैं फलाना ठिकाना चीजों से, यही होता है। सेम बात फिनोल में होने वाली है। फिनोल की रिएक्शंस भी पढ़ेंगे और प्रिपरेशंस भी पढ़ेंगे कि वो बनता कैसे, बना कैसे, प्रिपेयर कैसे हुआ वो, एंड सेकंड थिंग उसकी रिएक्शंस कैसे होती है। तो जो मैं आपको पहली चीज कराने वाला हूँ, इसकी केमिकल रिएक्शंस कराऊंगा मैं आपको करवाऊंगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। कोई नहीं, बात एक ही, कुछ भी कर लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसकी पहली कैटेगरी है ना बच्चों, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शायद कुछ तुम्हें याद आ जाए, मैंने ऐसा पढ़ाया है। और इसका जो पहला केस है वो है नाइट्रेशन। कुछ याद आ रहा है? मैंने कुछ तुम्हें पिछले चैप्टर में बताया था, और मैंने कुछ ऐसा बताया था, या चुप रहेंगे आप लोग, फिर बातें कर रहे हैं, कि अगर कभी भी कहीं भी कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 हुआ तो इन दोनों से एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है NO2+। अब ये जो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, ये अटैक कहां करेगा? वो डिपेंड करता है कि बेंजीन के साथ जो अटैच्ड ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। याद आ रहे हैं? अगर वो डोनेटिंग होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाता है, आपको पता है। और इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां होता है? ऑर्थो और पैरा पे। मैंने ये रिएक्शन जब कराई थी, मैंने ये कहा भी था, ये हर चैप्टर में इस्तेमाल होगी। और बच्चों एक बार तसल्ली सीख लो, मैंने उस दिन पूरा एक क्लास में सिर्फ इसी एक रिएक्शन को दिया था। और मैंने कहा था कि जब मैं आगे कराऊं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको समझ पाएंगे कि जब मैं नेक्स्ट टाइम से बातें करूंगा कि मैं कहने क्या चाह रहा हूं। मैंने सिर्फ ये नहीं कराई थी, मैंने ये भी करवाई थी इसमें, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। याद आ रहा है? तो ऐसे केस में निकलता है Cl+। याद आ रहा है? ऐसी फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन भी करवाया था, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन भी करवाया था, और मैंने सल्फोनेशन भी करवाया था। तुम्हें याद आ रहा होगा, ये सब हुई थी हमारे बीच में। तो उस हिसाब से अगर हम इन सब चीजों को देख रहे हैं, सल्फोनेशन हो गया, क्लोरिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, तो आपको सबको पता है सब में इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा? इट डिपेंड्स कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग है। आपका क्या कहना है कि फिनोल कैसा ग्रुप है? फिनोल में जो OH लगा हुआ है वो कैसा ग्रुप है? ऑब्वियस सी बात है, डोनेटिंग। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 2 ही बॉन्डिंग में इस्तेमाल हुए हैं। ओए रुक जा, 6 में से बस 2 ही बॉन्डिंग में इस्तेमाल हुए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पे रहते हैं हमेशा ऑक्सीजन पे। वाटर में भी आप जानते हो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं। याद आ रहा है?
तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अभी पता है बच्चों, मैं आपको ना इसमें कंसंट्रेटेड नहीं लूंगा, बताऊंगा बाद में कि कंसंट्रेटेड क्यों नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेना होता है डाइल्यूट, बाद में बताऊंगा कंसंट्रेटेड लेने से क्या दिक्कत आती है। सो डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 लिया, बात वही है, NO2 प्लस आएगा, क्या आएगा बोलो, NO2 प्लस, और वो NO2 प्लस अटैक कहां करेगा, ऑर्थो पे, और इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, एक बनता है इसका ऑर्थो वाला और एक बनता है इसका पैरा वाला। तो एक तो बनता है ओ नाइट्रोफिनोल और एक बनता है बच्चों पी नाइट्रोफिनोल। वन इज द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और सेकंड वन इज द पी नाइट्रोफिनोल, दैट इज द पैरा नाइट्रोफिनोल। मतलब NO2 अटैक करेगा ऑर्थो पे और कहां पर बोलो, पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था तो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन, सो द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। ये जो मामला है ना भाई, अगर आपने सुना था उस समय पे तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं सुना था तो फिलहाल बच्चों आप रिएक्शन याद करिए कि फिनोल है, HNO3 H2SO4 से NO2 निकला, और अब कहेंगे तो दो कैसे बन गए एक से, तो भैया इसके हजारों मॉलिक्यूल्स हैं, हजारों में से कुछों में ये बना, कुछों में ये बना, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये बनता है मेजर, ये वाला बनता है मेजर तौर पे, और ये वाला बनता है बोलो माइनर तौर पे। मतलब कि अगर इसके 1000 मॉलिक्यूल्स है तो हजारों में से 700-800 ये वाला बनाते हैं और 200-300 ये वाला बनाते हैं, तो बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कुछ और आता है। क्वेश्चन ये आता है कि जब ये सॉल्यूशन बन जाता है, सो हाउ वी कैन सेपरेट द पैरा नाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनोल फ्रॉम ईच अदर। हमारे पास सॉल्यूशन में पैरा नाइट्रोफिनोल भी है, हमारे पास सॉल्यूशन में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भी है, एंड हाउ वी कैन सेपरेट दीज टू सॉल्यूशंस। हम इन दोनों को अलग कैसे करेंगे, मतलब इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करेंगे। मतलब मान लो जैसे मेरे पास रेत और पानी दोनों है, तो मैं रेत और पानी को अलग कैसे करूं, समझ में आ रहा है। तो इनको सेपरेट करने का प्रोसेस वो जानना चाहते हैं। तो कहते हैं ये सेपरेट कैसे होते हैं, बोर्ड पे सुनना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हाउ दीज टू कैन बी सेपरेटेड इन द फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कैसे अलग करें और पैरा नाइट्रोफिनोल अलग कैसे करें। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन में दो लिक्विड है, थोड़ा ढंग से सुनना भाई, मेरे पास सॉल्यूशन में दो लिक्विड है, ये वाले व्हाइट वाले लिक्विड 1 के पार्टिकल है और येलो वाले लिक्विड 2 के पार्टिकल है, येलो वाले लिक्विड 2 के पार्टिकल है। यार मुझे एक बात बताओ, और मैं इनको बॉयल करना स्टार्ट कर दूं, इनको क्या करना स्टार्ट कर दूं, बोलो बॉयल। अगर बच्चों फोकस करना, लिक्विड 1 यानी जो पहले वाले पार्टिकल है, व्हाइट वाले पार्टिकल है लिक्विड 1 के, और येलो वाले पार्टिकल मान लो किसके हैं, लिक्विड 2 के। बातें नहीं भाई, व्हाइट वाले पार्टिकल लिक्विड 1 के और येलो वाले पार्टिकल लिक्विड 2 के। सपोज करो लिक्विड 1 के बॉइलिंग पॉइंट कम है और लिक्विड 2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। रिया यहां पर लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट कम है, लिक्विड 2 का बॉइलिंग पॉइंट, क्या मतलब है इसका कि लिक्विड 1 जल्दी बॉइल हो जाएगा, लिक्विड 2 लेट। मान लेता हूं कि 80 डिग्री सेल्सियस लिक्विड 1 का बॉइलिंग पॉइंट है और 90 डिग्री सेल्सियस लिक्विड 2 का बॉइलिंग पॉइंट है। तो जैसे ही तापमान 80 डिग्री सेल्सियस होगा, लिक्विड 1 क्या होने लग जाएगा, वेपराइज, लेकिन लिक्विड 2 वेपराइज। 81 82 कर दो, लिक्विड 1 होता रहेगा वेपराइज, लेकिन लिक्विड 2 वेपराइज, क्योंकि लिक्विड 2 का बॉइलिंग पॉइंट 90। इस तरीके से हम ये कर पाएंगे कि हमारा एक लिक्विड बॉइल हो जाएगा और एक लिक्विड पीछे रह जाएगा। तो जो बॉइल होगा उसको हम कलेक्ट कर लेंगे कहीं पर और नीचे वाला बच्चा अलग हो जाएगा। सो कोई भी दो चीजें ना लिक्विड तौर पे सेपरेट एक तरीके से करी जा सकती है जब उनका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग हो। जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, तो हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करेंगे किस तरीके से कि हम उनको बॉइल करेंगे और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो लेट वेपराइज होगा। दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट द टू लिक्विड सॉल्यूशंस। दिस इज फाइन। बट अब सोचने वाली बात है कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और यही सवाल पूछता है एग्जाम में। हाँ बोलो। एग्जैक्टली तो मेरी बात को समझें। अब देखो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उस बात को और देख लेते हैं। ठीक है नंदिनी चेयर ले लो यहाँ से, हालांकि क्लास खत्म होने वाली है। चलो मुझे बताओ बच्चों प्लीज बोर्ड पे, तो मुझे ये बताओ जरा, अगर मैं ओ नाइट्रोफिनोल को देखूं, चलो पैरा को देखते हैं पहले। पैरा का सीन कैसा है बोलो, पैरा कुछ ऐसा है। ओ भाई बस इधर तुम लोग बातों में मत लगा करो। NO2 कुछ ऐसा होता है पीछे NO2, अरे NO2 ऐसे होता है बच्चों, डबल बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, NO2 बस होता है। बॉन्ड में कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, 11th क्लास में लुईस स्ट्रक्चर के तौर पे आपको समझाया गया होगा समय पे। अब दूसरा वाला सुनो, दूसरा वाला पैरा नाइट्रोफिनोल भी ऐसा होगा। ये कौन सा वाला फिनोल बना रहा बताओ जरा। दीज ऑल आर पैरा नाइट्रोफिनोल्स, दीज ऑल आर द पैरा नाइट्रोफिनोल्स। और सुनो, क्योंकि पैरा क्यों, OH वहां पर है, NO2 उसके पैरा पोजीशन पे है। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम सुना है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है शेयरिंग से, उसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा खींचा होगा, तो ये बन गया होगा पार्शियल नेगेटिव, ये बन गया होगा पार्शियल।
एग्री। और सेम NO2 के अंदर आप लोगों को पता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन बन रखा होगा, बोलो क्या पार्शियल नेगेटिव, और नाइट्रोजन क्या बन रखा होगा, किसी को भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो होगा कि नहीं होगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ रहेगा, तो ऑक्सीजन रहेगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन रहेगा पार्शियल। ये बात मैं बहुत बार आपसे चर्चा में कर चुका हूँ, क्लियर है कि नहीं। तो मुझे बताना जरा बच्चों, ध्यान से बताना, इसमें भी सेम सीन होगा कि ये वाला बोलो क्या होगा माइनस, ये वाला क्या होगा प्लस, और ये वाला माइनस और ये वाला, और मुझे बताओ जरा इधर बोलो क्या होगा, इधर ऑक्सीजन पे बोलो क्या माइनस, इधर बोलो क्या प्लस, और इधर माइनस और इधर बोलो क्या प्लस। चलो, तो क्या आपको नहीं लगता बच्चों कि ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जुड़ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से, ये वाला ऑक्सीजन पीछे वाले हाइड्रोजन से, ये वाला हाइड्रोजन आगे वाले से, इस तरह की बॉन्डिंग को बच्चों हम क्या बुलाते हैं, इंटरमोलिक्यूलर, क्या बोलते हैं इसको, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, which associate the molecules together, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं। क्यों भाई, अरे एक पैरा नाइट्रोफिनोल का जो मॉलिक्यूल है ना, वो दूसरे पैरा नाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बांध के बैठा है, तो एक ने दूसरे को पकड़ा हुआ है, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा हुआ है, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं बोलो। अब आप कहोगे सर उसमें भी तो ये दोनों चीजें हैं, उसमें भी तो ये वाला खेल होगा, लेकिन ध्यान से अगर आप ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को देखें ना, तो आपको पता लगेगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या होगा, ये ऑक्सीजन और H है, और यहां पर बच्चों आप लोगों का NO2 है, ध्यान देना भाई। तो क्या सीन होगा ना, यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा। अब आप जरा मुझे बताओ क्या होगा, इसका जो OH का जो हाइड्रोजन है ना, किसी दूसरे के NO2 से बॉन्डिंग बनाने की बजाय ना, इसके बगल में ही NO2 बैठा है, उसी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है। फर्क है दोनों चीजों में, आप दोनों चीजों को ऑब्जर्व करें तो फर्क है। क्या फर्क है भाई सचिन, क्या फर्क है उस बॉन्डिंग में और इस बॉन्डिंग में। इस वाली बॉन्डिंग में क्या सीन चल रहा है कि जो OH है ना, ध्यान देंगे, जो OH है वो अभी बना तो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन वो किससे बना रहा है बताओ जरा, अपने ही मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ। इसको बोलते हैं, इसको इंटरमॉलिक्यूलर नहीं, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, which does not associate different molecules together, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टुगेदरली एसोसिएट नहीं होते, मतलब कि वो उनके बीच में कोई खास बॉन्डिंग नहीं बनता। आप देखो फर्क बताओ सब बच्चे। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें क्यों नहीं होता OH NO2 से, अरे यार ऊपर H है नीचे ऑक्सीजन है, वो बॉन्डिंग कैसे बनाएगा अनुराग, ऊपर H है नीचे ऑक्सीजन है, कैसे बॉन्डिंग बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका H जो है दूसरे वाले के NO2 से बना सकता है, अरे सचिन इसका H जो है दूसरे वाले के NO2 से बना सकता है, लेकिन इसका H तो अपने से बना सकता है। तो मुझे तुम बताना जरा, अपने में ही अगर बॉन्डिंग बनाई तो क्या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएट हुआ क्या, लेकिन अगर एक ने दूसरे से बनाई तो दोनों मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए कि नहीं हुए। अब आप जरा सोच समझ के जवाब देना। एक लिक्विड ऐसा है जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट हो रखे हैं, एक की अट्रैक्शन दूसरे, दूसरे की तीसरे से, तीसरे की चौथे से, और एक ऐसा है जिसकी खुद में अट्रैक्शन है, जिसकी खुद में, एक तो ऐसा कि आप सब बच्चे चेन बना ले भाई, एक दूसरे के हाथ पकड़ के चेन बना ले, तो ये तो हुई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक हो गया भाई खुद से हाथ मिला लिया इस तरीके से, समझो ये क्या हुई बोलो, इंट्रा, इसमें कोई एसोसिएशन नहीं हुआ। तो आप मुझे बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कौन किसके लिक्विड पार्टिकल जल्दी वेपराइज हो जाएंगे, उड़ जाएंगे जल्दी, किसके, ऑर्थो के। ऑर्थो के होंगे कि नहीं होंगे, वाई इज ऑर्थो स्टीम वोलेटाइल, मोर स्टीम वोलेटाइल, वाई, क्यों भाई, क्योंकि ऑर्थो के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से एसोसिएट, तो सारे पार्टिकल्स इंडिविजुअल होते हैं, हमें वेपराइज करना आसान होता है, हर पार्टिकल एनर्जी लेता है और ऊपर की तरफ वेपराइज हो जाता है। लेकिन ये वाला क्यों नहीं हो पाएगा बोलो, जब एक वेपराइज होने की कोशिश करेगा तो उसका दूसरे से बॉन्डिंग है, दूसरा वाला तीसरे से बॉन्डिंग है, जैसे वाटर के अंदर होता है, वाटर के अंदर भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा, अरे समझ नहीं आ रहा सर। तो आप क्या बोलेंगे सर, आप क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बोलेंगे ओ नाइट्रोफिनोल इज स्ट्रीम वोलेटाइल, या बोलोगे इज मोर स्ट्रीम वोलेटाइल एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनोल, and hence its boiling point is lower, and this is how we can separate O nitrophenol from
पैरानाइट्रोफिनॉल। बच्चों नहीं आया ना समझ में? आप लोग क्या रीजन देंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ द ओ नाइट्रोफिनॉल एंड द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है आउट ऑफ ओ नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल व्हिच वन इज मोर स्टीम वोलेटाइल? बोलो ओ नाइट्रोफिनॉल कहेगा भाई सिंस ओ नाइट्रोफिनॉल हैज अ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन। इसमें कौन सी बॉन्डिंग है बोलो? इंट्रा सॉरी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज अ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच डज नॉट एसोसिएट द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को एसोसिएट। But on the other hand, the paranitrophenol has an intermolecular hydrogen bonding which associate the two different molecules and hence it is less steam volatile and hence its boiling point is higher। नहीं समझ में आया? तो बहुत सिंपल सा फंडा है। हाँ भाई अनुराग, जब तुम फिनोल का नाइट्रेशन करोगे you will get two different types of product. One is O nitrophenol, the other one is paranitrophenol. उसका मेन क्वेश्चन है which one is the more steam volatile? How we can separate the O nitrophenol and the P nitrophenol? So आप बोलोगे तो O nitrophenol is more steam volatile, its boiling point is lower since it has intramolecular hydrogen bonding which does not result in a association of the two different molecules, जिसकी वजह से कोई भी association दो different molecule में and hence their boiling points are lower। क्योंकि एसोसिएशन नहीं हुआ ना, दोस्ती नहीं हुई मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो अकेले अकेले मॉलिक्यूल्स को वेपराइज करना हमारे लिए आसान है। यही होता है बॉइलिंग पॉइंट का थीम। ये बात मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में सिखाई थी कि अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन में तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर है कि नहीं? और बोलेंगे ऑन द अदर हैंड द पैरानाइट्रोफिनॉल हैज अ इंटरमोलिक्यूलर, जैसे ही तुमने लिखा ना पैरा में इंटर और ऑर्थो में एंट्रा, समझ जाएगा, मार्क्स मिल चुका बच्चे को। तो आप बोलेंगे ऑन द अदर हैंड द पैरानाइट्रोफिनॉल हैज अ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच रिजल्ट्स इन द एसोसिएशन ऑफ द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड हेंस इट इज लेस स्टीम वोलेटाइल एंड हेंस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो हायर एंड दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट द O नाइट्रोफिनॉल एंड द P नाइट्रोफिनॉल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुश्किल लगा है? समझ में आया? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराई, थोड़ी जल्दी करवाइए, समझ में आ गई लेकिन आप लोगों को पक्का। अब दूसरी चीज करने का बच्चों समय नहीं बचा है, मैं दूसरी चीज करूंगा उसमें 15-20 मिनट लगेंगे, उतने में मैं लेट हो जाऊंगा। आज आप लोगों की जो बच्चे लेट आए, नंदनी आप ही लेट आए हो, आज छुट्टी बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि मुझे जितने से छुट्टी करने का पता लगा था ना, मैंने आपको छुट्टी का मैसेज डाला ही नहीं क्योंकि तब तक आप आ जाते। तो आज लेकिन घर चले जाना सीधे सीधे, मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे सीधे घर चले जाना, कहीं इधर उधर मेरे को घूमते दिख गए क्योंकि अभी तो मैं हूँ 5-10 मिनट यहाँ पर, ठीक है? सीधे घर चले जाना। अरे क्लास, नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल्स पूरा पढ़ के आना, फिनोल्स जितना कराया उतना पढ़ के आ जाना भाई। हाँ कल फिजिक्स का टेस्ट दोगे? ये बताओ पहले, दे दो। चलो मैं ग्रुप में बात करता हूँ इस बारे में, अभी जाओ। सर कहाँ बात कर रहे हैं? वो फंस गया, उसने सबको फंसवा दिया। नहीं हमारा कोई। चलो ऐसा ठीक है, एक आध बार के लिए होता है, हर बार मत करना। एक आध बार मेमोरी के लिए होता है, हाँ हर बार नहीं, ये अच्छी चीज है। चलो भाई क्लास कॉलेज में करना है, कॉलेज में बहुत टाइम मिलेगा तो हाँ पढ़ोगे तो एडमिशन होगा कॉलेज में, नहीं तो तुम्हारा ओपन से होगा एडमिशन। ओपन वाले में तुम्हें को पूछेगा भी नहीं, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। पढ़ोगे तो तुम बहुत बढ़िया कॉलेज में जाओगे, जिस तरीके से पढ़ रहे हो अभी, ऐसे जो हालात है उसमें चांसेस बहुत कम है। क्या हमें तो है, तभी तो हमारा हो गया था। चलो सुनो, अब बात ऐसी है बच्चों, बस भाई चुप हो जाओ। लास्ट क्लास फिनोल्स स्टार्ट हुआ था, अल्कोहल्स हो गया था खत्म, अल्कोहल्स हो गया था खत्म, फिनोल्स हो गया था स्टार्ट। फिनोल्स ने पहली रिएक्शन तुम्हें करवाई थी, उसका नाम था नाइट्रेशन। क्या था नाइट्रेशन? बताओ 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 जल्दी बताओ। देखो मैं एक बात और क्लियर कर दूं, आज की क्लास जो होने वाली है ना, थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि ज्यादा चीजें याद करनी पड़ रही हैं क्योंकि फिनोल वाला जो सेक्शन है ना, थोड़ा सा लर्निंग ज्यादा है। बस अनुराग, थोड़ा जो फिनोल वाला पार्ट है ना, लर्निंग थोड़ा ज्यादा है, अल्कोहल पूरा समझने वाला है। फिनोल में बीच में ऐसा पोर्शन आएगा जहां पर डायरेक्ट रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी, कुछ रिएक्शंस, सारी नहीं, कुछ रिएक्शंस डायरेक्टली याद करनी पड़ेंगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। दूसरी बात, ईथर जब आएगा टोटली अंडरस्टैंडिंग है, समझने वाला है पूरा पूरा। मतलब ये चैप्टर कुछ 10 से 15% ऐसा है जहाँ पर रटना पड़ता है, बीच में अब आने वाला है थोड़ा बोरिंग टाइप का, बाकी सारा इजी लगेगा। अभी तक का इजी लगा होगा, मेरे को लगता है अभी तक का मुश्किल नहीं था। सो गाइज, मैंने फिनोल में ना आपको एक रिएक्शन कराई जिसका नाम था नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के अंदर होता है कि फिनोल जब डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करता है तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे NO2 आ जाता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन से क्या आ जाता है? NO2, जिसकी वजह से एक बनता है O नाइट्रोफिनॉल, एक बनता है P नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो और पैरा पे क्यों आता है? आप लोग जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुझसे पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि
जब बेंजीन पे OH होता है तो OH एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज हो जाती है, और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ जाने से वो जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है वो कहां पर होता है, ऑर्थो और पैरा। नहीं लूंगा, अगले में करूंगा, चेंज करूंगा, नहीं यहाँ पे डायल्यूट कर दो दोनों को। सुनो, क्लास 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 प्लीज, बोर्ड पे। हंसिका इधर देखो, क्या हो गया बच्चों, आगे हो जाओ हल्का सा, जिनको स्पेस लग रहा है हो जाओ। लक्ष्य थोड़ा गेट डाल लो भाई। तो सुनिए भाई, अगर आप जानते हैं कि नाइट्रेशन के दौरान एक बनेगा ओ नाइट्रोफिनॉल, एक बनेगा पी नाइट्रोफिनॉल, सो यहां पर मेन क्वेश्चन इस रिएक्शन को लेके है ही नहीं। उसका मेन क्वेश्चन है कि हाउ दिस ओ नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल गेट सेपरेटेड। इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? तो इनको हम सेपरेट करते हैं बॉइलिंग के जरिए, बिकॉज इनमें से किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जैसे ही हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचते हैं तो एक तो बॉइल हो जाता है और एक रह जाता है। सही है, तो ये कुछ सीन चलता है भाई। सो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से मैंने कोशिश करना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से विच वन इज अ मोर स्टीम वोलेटाइल। सो हमने पाया कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स होती है ना, ये एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन में जुड़ी होती है। मतलब कि इसका OH जो है उसके NO2 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसका OH अगले से बनाता है, और जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एसोसिएट हो जाते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, बोलो एसोसिएट, उनके बीच में एसोसिएशन बन जाता है, जिस कारण से उनको बॉयल करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज एक दूसरे पार्टिकल पकड़ लेंगे दूसरे को। बट यहीं पर अगर ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो में भी बॉन्डिंग तो होती है, बट दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच डज नॉट एसोसिएट द टू मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन नहीं होता। ये मॉलिक्यूल अलग है, वो मॉलिक्यूल अलग है, मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन नहीं हो रहा, ये अपना इंडिविजुअल है, वो अपना इंडिविजुअल है। सो यहाँ पर एसोसिएशन नहीं होता, जिस कारण से इनको बॉयल करना आसान होता है। ये ज्यादा स्टीम वोलेटाइल होते हैं और ये वाले कम स्टीम वोलेटाइल होते हैं। तो ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, और ये पीछे रह जाएंगे, लेफ्ट ओवर रह जाएंगे। नहीं यार पास इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बोलो क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसको पकड़ के बैठे होते हैं, तो इतनी जल्दी वेपराइज नहीं होते। दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट द ओ नाइट्रोफिनॉल एंड द पी नाइट्रोफिनॉल। इज दिस फाइन? इंपॉर्टेंट बात खत्म होगी यहाँ पर। अब अगली बात करूं शुरू। अब अगली बात सुनो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा मैंने डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 लिया है, कंसंट्रेटेड नहीं लिया। अच्छा मुझे तुम्हें एक बात बताओ, क्या फर्क है जब मैं डाइल्यूट HNO3 लूंगा और एक बार मैं कंसंट्रेटेड HNO3 लूंगा, तो उससे क्या होगा? अच्छा, डाइल्यूट HNO3 का मतलब क्या है कि पानी ज्यादा है और HNO3 कम है। अच्छा, अगर HNO3 ही कम है तो NO2 भी कम ही निकले होंगे। NO2 भी, मेरी बात अच्छे से सुनना, बिकॉज यहाँ पर कुछ आप नई चीज सीखने वाले हैं जो आपने अब तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं सीखी है। पहली बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कहाँ पता लगा होगा? या तो पिछले चैप्टर में पढ़ा हो या फिर 11th क्लास में पढ़ाओ। 2 बार मौका मिला है, 11th में मिला था मौका, और 12th क्लास के अंदर भी जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया उसमें मैंने बहुत तसल्ली से एक क्लास में आपको इसे समझाई। तो इसलिए कहता हूँ कि पिछला पढ़ के रखा करो, नहीं तो प्रॉब्लम आता है। सो गाइज, ये आपको पता है कि एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, बोलो? ऑर्थो और पैरा पे। अब मजे की बात पता है क्या है, ध्यान सुनना। अगर बच्चों मैं इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेता हूं, तो कहते हैं कि जो OH होता है, आप लोगों को पता है OH में होता है रेजोनेंस, और OH में जो रेजोनेंस होता है, मतलब जो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, आप लोग जानते हैं, वो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये इधर आते हैं तो एक ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, एक बोलो कहां पर, पैरा पे, और एक बोलो इधर। तो जो मेरा NO2 प्लस है वो कहां कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। यही तो सीन चल रहा है। एक्चुअली में जो OH होता है ना, कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत, मतलब कि कहते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना तो इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑल द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन टू हायर एक्सटेंट, मतलब कि तीनों पोजीशंस पे बहुत हायर एक्सटेंट पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर जब कोई डोनेट करता है, मेरी बातों को ढंग से सुनना थोड़ा मुश्किल लगेंगे, जब कोई नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे मान लो NH2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होते हैं, बट ये जब डोनेशन करता है ना तो कहते हैं कि किसी एक ही पोजीशन पर, किसी एक ही पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है, या तो ऑर्थो पे या फिर बोलो किस पे, पैरा पे, और अटैक मेरा NO2 कर जाता है किसी भी ऑर्थो वाली पोजीशन पे या बोलो किस पे, पैरा पे। लेकिन कहते हैं OH ना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि ये तीनों पोजीशंस को बोलो क्या करता है, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच करता है।
कि अगर मेरे पास NO2s अवेलेबल हुए, क्या अवेलेबल हुए बोलो, NO2s, ध्यान रखना, मेरे पास अगर NO2s अवेलेबल हुए तो ये तीनों साइट इतनी रिच होती हैं कि तीनों पर अलग अलग NO2 भी चला जाए तो भी जुड़ जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला कि OH का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है कि ये तीनों पोजीशंस को हाईली इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास NO2s अवेलेबल हो गया, NO2s कब ज्यादा अवेलेबल होंगे, जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे। जब आप कॉन्क लेंगे तो पानी कम है और HNO3 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब NO2 बहुत सारे निकले। मान लो ये 1000 मॉलिक्यूल है ना, तो ये 3000 NO2 निकालेगा। कितने बोलो, 3000। तो बोलो एक पे 3 जुड़ने के लिए अवेलेबल है कि नहीं, एक पे 3 जुड़ने के लिए अवेलेबल है कि नहीं। तो मुझे बताओ जरा क्या होगा इस केस में, जो हमारा रिजल्ट आता है ना, ध्यान सुनना, इस केस में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है कि हमारे NO2 ना तीनों पोजीशन पर साइमल्टेनियस अटैक करते हैं, साइमल्टेनियस अटैक करते हैं। बट डाइल्यूट के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? डाइल्यूट के केस में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब आपने डाइल्यूट HNO3 लिया हुआ तो तुम्हारे पास NO2 कम थे। NO2 कितने थे, मान लो ये 1000 मॉलिक्यूल है तो NO2 भी 1000 ही निकले, क्योंकि डाइल्यूट लिया हुआ, पानी ज्यादा है HNO3 कम है, तो कितने निकले बोलो, 1000। अब 1000 ये हैं तो चाहकर भी एक पे तीनों नहीं जुड़ेगा, सबके पास कितना कितना अटैक होगा बोलो, एक अटैक होगा। बट इफ यू हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ NO2 प्लस, अगर आपके पास सफिशिएंट नंबर में NO2 प्लस है, पहली चीज तो NO2 होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि OH ने तीनों पोजीशन को रिच बना रखा हो। अब शायद मेरी बात अगर आप रिलेट कर पाए तो, मैं जो लाइनें बोल रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक तो हमारे पास NO2 बहुत होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल बहुत होना चाहिए। सेकेंडली, जिस जगह पर हम अटैक करने जा रहे हैं वो तीनों पोजीशन से इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए। ऐसा हर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं कर पाता। बेंजीन के साथ OH लगा है, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन इतना होता है कि तीनों को रिच बना देता है। तो अगर मेरे पास NO2 अवेलेबल हो तो तीनों पर अटैक कर जाएगा। बट हर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐसा, वो किसी बाकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो किसी एक ही साइड को इलेक्ट्रॉन रिच बना पाते हैं। तो जितने मर्जी NO2 अवेलेबल हो, अटैक वो किसी एक पे ही करेगा। जनरली होता है ऐसा, अटैक किसी एक पे होता है, या तो ऑर्थो पे या बोलो किस पे। लेकिन जो OH होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है बहुत ज्यादा होता है, वो तीनों पोजीशंस को बोलो क्या बना के रखता है, बोलो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन रिच बना के रखता है। तो अगर मैंने कॉन्क लिया, अगर मैंने बोलो क्या लिया, कॉन्क HNO3, तो मेरे पास बहुत सारे NO2 होगा और वो तीनों पर साइमल्टेनियस अटैक करेगा। तो मुझे वो वाले नहीं मिलेंगे, ऑर्थो वाला पैरा वाला अकेले नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ बोलो, डाइल्यूट लेता हूँ। क्या लेता हूँ बोलो, सिर्फ इस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर डाइल्यूट लिया तो अटैक सिर्फ ऑर्थो या पैरा किसी एक पे होगा, और अगर कंसंट्रेटेड लिया तो आंसर आएगा ये। इसका नाम क्या है, नाम सुन लो, एक ये है, दो ये है, 3 4 5 6 ऐसे। तो इसका नाम है 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। इसको हम बच्चों पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, पिक्रिक एसिड का नाम बताओ। इट्स 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। फर्क समझ लेना, कंसंट्रेटेड लेने पे तीनों पर अटैक होता है और डाइल्यूट लेने पे सिर्फ किसी एक पे अटैक होता है। नहीं है बस में पक्का? ठीक है भाई, आगे बढ़े। बोलो, ठीक है, नेक्स्ट देखो। सो यहां पर नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी कौन सी है, हेलोजिनेशन। याद है ये भी आपने पढ़ा है, एक बार एनसीईआरटी दिखाना। ब्रोमिनेशन ही शायद इंक्लूड हुआ, एक बार एनसीईआरटी बुक दिखाना, है किसी के पास, दिखाना। बच्चों तुम्हें पहले वाली बात समझ में नहीं आ रही ना, नाइट्रेशन वाली, नाइट्रेशन वाली बात क्लियर होगी भाई सबको? चलो यही है, हेलोजिनेशन ही है। तो जल्दी से लिखिए भाई, ओ भाई जल्दी लिख लो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ओए बच्चों ये सुनो, मैं इसमें ब्रोमीन डाल रहा हूं, लेकिन मैं डाइल्यूट करके डाल रहा हूं किसी न किसी और रिएजेंट के साथ भी, मतलब प्योर ब्रोमीन नहीं है। सो मेरी बात आती है, प्योर ब्रोमीन नहीं है तो बहुत ज्यादा ब्रोमीन तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई मैंने ल्यूइस एसिड साथ में लिया, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। सुन लीजिए अच्छे से सुनो, बेंजीन कर लो उसको, उसको करेक्ट कर लो। क्लास क्लास बोर्ड पे भाई सब बच्चे। तो मैंने बोला फिनोल और ब्रोमिनेशन कर रहे हैं यार। देखो जिसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है उसको पता है OH जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन कौन सी पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, ऑर्थो को और पैरा को। देख लो वो रही ऑर्थो और पैरा। और अगर तुम्हारे पे ब्रोमीन हुए तो वो कहां अटैक करेंगे, ऑर्थो पे। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस रिएक्शन में Br+ निकलता है। क्या निकलता है, Br+। तो बोलो कहां आएगा यार, तुम लोग ना पढ़ते नहीं हो घर पे, मुझे बिल्कुल तुम्हारी शक्लों से पता रहता है तुम्हें कितना पिछला याद आ गया कितना नहीं आ गया।
आधे बच्चों को भी याद नहीं रहता कि पिछला तुमने क्या पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही केस निकल के आता है बच्चों, इसमें भी वही केस निकल के आता है, बड़ा जरूरी। इफ वी टेक प्योर ब्रोमीन वाटर, अगर हम क्या लेते हैं बोलो, प्योर ब्रोमीन वाटर, तो प्योर ब्रोमीन वाटर से क्या निकलेंगे बोलो, अरे प्योर ब्रोमीन वाटर से क्या निकलेंगे, बहुत सारे ब्रोमीन, क्या निकलेंगे बोलो, बहुत सारे ब्रोमीन। और अगर मेरे पास ब्रोमीन अवेलेबल हुए तो मैं जानता हूं कि OH ने तो तीनों साइड को अच्छा खासा बोलो क्या बना रखा है, इलेक्ट्रॉन रिच बना रखा है। तो अगर ब्रोमीन अवेलेबल हुए तो वो तीनों साइड पर अटैक कर जाएंगे साइमल्टेनियस। नहीं बल्ले पड़ा मैंने क्या बोला, तो मुझे बताओ जरा क्या बनेगा, मुझे बताओ जरा क्या बनेगा, हैं तीनों पे अटैक करेगा, तो यानी OH Br Br Br। और सुन लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसका नाम बोलो क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और बच्चों ध्यान रखो कि ये होती है एक तरह की व्हाइट पीपीटी, क्या होती है ये, और सुन लीजिए अब ये रिएक्शन काम आने वाली है। इट इज यूज्ड एज अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फिनोल फ्रॉम द अदर क्लास ऑफ कंपाउंड। वाई, कैसे तुम इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो फिनोल को लैब में आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन कैसे इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे फिनोल को लैब में आइडेंटिफाई करने के लिए, कि सर फिनोल जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा, किससे बोलो, अब कुछ कहें 3 ब्रोमीन आ गए, अरे यार 3 लगा लो यहाँ पर बैलेंसिंग करके 3HBr भी आता है। तो मेरी बात सुन लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैंने ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराया तो मेरे को बोलो क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और ये एक तरह की बोलो क्या होती है, व्हाइट पीपीटी, क्या होती है बोलो। तो फिनोल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होने वाली है जरा बता दो फटाफट से। अगर फिनोल में ब्रोमीन वाटर डालने पे या फिर कोई भी चीज में ब्रोमीन वाटर डालने पे अगर व्हाइट पीपीटी जैसा कुछ बन रहा है तो वो बोलो कौन है, फिनोल है। नहीं आया ना बात समझने, क्योंकि फिनोल ब्रोमीन से रिएक्ट करने पे क्या बनाता है बोलो, व्हाइट पीपीटी। सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई फिनोल्स इन द लैबोरेटरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक केमिकल टेस्ट बनता है किसके लिए बोलो, फिनोल के लिए। अच्छा मैंने अब तक पूरे सिलेबस के अंदर कितने केमिकल टेस्ट में करवाए हैं बोलो, 3 केमिकल टेस्ट कराए। पहला केमिकल टेस्ट मैंने आपको करवाया था ब्रोमीन वाटर वाला, जब उसका अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्शन होगा, ए ध्यान दे लो तो, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होंगे जब उनसे ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो उसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा। दैट इज बेसिकली द टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन, याद आ रहे हैं। और फिर मैंने दूसरा वाला आपको बोला था लुकास टेस्ट, जिसमें हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नहीं आ रहा कुछ भी याद है। और तीसरा वाला बोलो क्या आ गया, टेस्ट फॉर द फिनोल। सो हम बोलेंगे this reaction is used to chemically distinguish identify phenols in laboratory। ओ भाई नहीं आ रहा क्या समझ में। अच्छा मुझे तुम एक छोटी सी बात का जवाब दे दो भाई फटाफट से, पीछे वाले बच्चों से पूछने जो बातें कर रहे हैं। लगन ये बताओ, फिनोल की ब्रोमीन से रिएक्शन इधर करी, एक एक पे अटैक हुआ, इधर करी तीनों पे अटैक हो गया, ऐसा क्यों। तो उससे क्या होगा, नहीं यहां से बता रहे हो बताओ। तो उसमें भी तो बांटा हो उसने तो, फिर इसमें क्यों नहीं अटैक हुआ तीनों। प्योर ब्रोमीन नहीं है, इसलिए ब्रोमीन कम निकल रहे हैं, Br+ कम है हमारे पास, 1000 ही है तो 1000 ही Br+ है, तो एक एक करके अटैक करा सबके ऊपर। लेकिन यहां पर बोलो क्या है, यहां पर ये 1000 है ना, तो ये 1000 से बहुत ज्यादा Br+ निकालेगा, 3000 4000 निकालेगा, तो एक पे 3 भी जोड़ सकते हैं अगर वहां पर अटैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हम जानते हैं कि OH के पास वो डेंसिटी क्रिएट करता है। सेम इधर हुआ है, कॉन्क डालने पे तीनों पे अटैक हुआ और डाइल्यूट डालने पे तीनों पे नहीं, एक एक करके अटैक हुआ। समझ में आता कि नहीं आता। फिनोल थोड़ा सा पोर्शन मानता और रटने वाला है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ भी जाएगा। अब कुछ रिएक्शन बिल्कुल डायरेक्टली याद करोगे भाई पेपर के लिए, ठीक है, बोर्ड पे लिख रहा हूं भाई। और बड़ी स्पेशल रिएक्शंस हैं, एग्जाम में आती हैं भाई, सीधे सीधे पूछी जाती हैं। सो गाइस ये रिएक्शंस हैं, पहली है कोलबेज। कोलबेज में क्या होता है, फिनोल होता है, डायरेक्ट याद करेंगे जो लिखूंगा। आप लोग लेते हैं इसके अंदर NaOH, CO2 और H+। एक रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन,
बड़ी फेमस रिएक्शन है भाई। कौन होता है CHCl3? बिल्कुल। चलो बिल्कुल, ये थोड़ा सा याद करने वाला है यार। देखो इसका भी मैकेनिज्म है, ऐसी बात नहीं कि इनका मैकेनिज्म नहीं है, बट इनका मैकेनिज्म इतना कॉम्प्लिकेट होता है कि अगर आप डिस्कस करेंगे ना तो आपको बाद में यही लगेगा कि सर हम रिएक्शन याद कर लेते हैं डायरेक्टली। मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 5 स्टेप में कॉम्प्लिकेट जाता है मैकेनिज्म इसका, वो मुझे पता है कैसे करना है, लेकिन आप लोग मैकेनिज्म पे ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं। पेपर में मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं आएगा, चांस ही नहीं इन दो रिएक्शंस का। तो जो आपको डायरेक्ट याद करने को बताया जाए, कुछ को डायरेक्ट याद कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। सो कुछ के लिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को याद करने के लिए, सबके लिए नहीं याद करना है, बता तो रहा हूँ यही है मैकेनिज्म। फिर तुम इसका मैकेनिज्म अलग से पूछ लेना, क्लास में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट देगा नहीं बच्चा इसमें। अच्छा कोई बच्चा इसका नाम बताएगा, Na2Cr2O7 को क्या बोलेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट, वेरी गुड। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक तरह का। अरे एक बात आओ, मैंने तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक नाम लिखवाया था पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, उसी का भाई ये Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अब सुनो भाई, ये 4 रिएक्शंस हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ फिनोल की बस ये 4 रिएक्शन, और 2 मैंने जो करवाई इससे पहले वो खत्म, फिनोल की केमिकल रिएक्शंस फिनिश। फिर प्रिपरेशन है 4 से 5 प्रिपरेशन है, वो याद करेंगे, फिनोल भी क्या हो जाएगा, समाप्त। तो फिनोल थोड़ा सा लर्निंग पार्ट में आता है। और देखिए करना क्या है, क्योंकि याद भी ना ऐसे नहीं कि बच्चों मतलब आप लोग बिल्कुल गट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा समझ भी सकते हैं। फिनोल से दोनों केसेस में ध्यान देना, ऊपर आपके पास क्या है, CO2 डाल रहे हैं NaOH और H+ की प्रेजेंस में। इसमें भी NaOH और H+ दोनों में सेम होता है, बस CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ पर। होता क्या है दोनों में, बस ध्यान सुनना, जो कोलबेज रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनिश। फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे क्या आके जुड़ जाता है, बोलो, कार्बोक्सिलिक। और इसके अंदर फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाता है एल्डिहाइड। क्या जुड़ जाता है, बोलो? नहीं समझे मेरी बात? ध्यान रखना, एक में क्या जुड़ता है, बोलो, कार्बोक्सिलिक, और एक में क्या जुड़ता है, बोलो, एल्डिहाइड। अब इन 2 कंपाउंड्स के ना नाम लिखूंगा, और ये नाम मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग याद कर लेंगे आगे के लिए। जब मैं आपसे दोबारा पूछूं तो कभी आप लोग मुझे बताएंगे। इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड, और इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। सुन लीजिए, ऊपर वाले का नाम है सैलिसाइलिक एसिड और नीचे वाले का नाम क्या, बोलो, सैलिसैल्डिहाइड। बाद में मैं आपको एक बताऊंगा, एक रिएक्शन जिसमें एस्पिरिन बनेगी। ए इधर, हाँ, सैलिसाइलिक ऐसे ही है, सही है, साइक्लिक गलत लिख गया होगा, सैलिसैल्डिहाइड है, ठीक है, और ऊपर है सैलिसाइलिक। अब सुनो भाई, क्लास 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 बोर्ड पे एक बार, बाद में ना एक रिएक्शन में इस्तेमाल होगा इसका, थोड़े मतलब मान लो थोड़े के नेक्स्ट क्लास में होगा या उससे नेक्स्ट में हो जाएगा। मैं एस्पिरिन बनाऊंगा, आप लोग एस्पिरिन जानते हैं, एस्पिरिन क्या होता है, टैबलेट्स वगैरह में एस्पिरिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो डिस्प्रिन, एस्पिरिन, तो जो एस्पिरिन है ना वो बताया जाएगा आप लोगों को किस काम आता है, जब रिएक्शन कराएंगे तब बात करेंगे उसकी। अच्छा ये 2 रिएक्शन कैसे याद करो सब बच्चे, कोलबेज में, कोलबेज में क्या आएगा, ऑर्थो पे COOH, और रीमन टीमन में क्या आएगा, बोलो, एल्डिहाइड। लेकिन ऐसे याद मत करना, आप ऐसे याद करना कि NaOH और H+ है, NaOH और H+, इसमें CO2 एक्स्ट्रा आएगा, इसमें CHCl3 आएगा। डायरेक्ट याद करो इसको कैसे भी करके, 2 रिएक्शन। अच्छा पेपर में जब आएगी सीधा क्या आएगा, राइट डाउन रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन लिखो, सीधी पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये आएगी नेम रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन जो नाम से आती है, ठीक है, तो प्रॉपर नाम है इनका, नाम से ही आएंगे, नेम रिएक्शन बोलते हैं इनको। अब आता है रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट, ये तो आपका 11th क्लास में था। ये जिंक डस्ट से करने पे ऑक्सीडेशन में आपका बेंजीन बन जाता है, और बच्चों बनता है जिंक ऑक्साइड। और भैया ये मेरी नजर में है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मुझे लगता है पेपर में आएगी, ये मुझे लगता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार CBSE पूछती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल जब पूछती है ना तो बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि तुम जानते हो कि एक तरह का बोलो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो व्हेन यू ऑक्सीडाइज द फिनोल इट विल फॉर्म अ वेरी स्पेशल कंपाउंड गाइस, दिस इज बेंजोक्विनोन। इसका नाम है, बोलो क्या, बेंजोक्विनोन।
मेरी बात समझ के रखना भाई, ये बहुत बहुत स्पेशल कंपाउंड है, क्योंकि सीबीएसई ने इसको कैसे कैसे पूछा मैं आपको बताता हूँ। सीबीएसई ने पहले एक 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा कि रैंडम स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर बनाओ, बना दिया। बोला कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट रिजल्ट्स व्हेन देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, देयर इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, स्ट्रांग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं फिनोल तो क्या बनेगा, बच्चों को बताओ मुझे बेंजोक्विनोन। ऐसे क्वेश्चन पूछे, मतलब बेंजोक्विनोन को लेके उन्होंने क्वेश्चन 2 से 3 बार पहले पूछा है। आप लोगों के एग्जाम में भी फर्स्ट टर्म में भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। इन 4 में से मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक रिएक्शन जरूर आने वाली है, एक रिएक्शन जरूर आने वाली है। कौन सी आएगी वी डोंट नो, इसके चांसेस बहुत लीस्ट है, बहुत लीस्ट है। इन 3 के तो भैया बहुत हाई है, ध्यान रखना। इन 4 में से कोई एक रिएक्शन फर्स्ट टर्म में फिनोल से जरूर आएगी, ध्यान रखना। कोई भी एक, या तो कोलबेज आने वाला है, या रीमन टीमन आने वाला है, या ये वाला आने वाला है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल की केमिकल रिएक्शंस खत्म होती हैं, वी विल स्टार्ट द केमिकल प्रिपरेशंस ऑफ द फिनोल। जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ओ भाई तुम्हें कुछ पल्ले पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा? ये बाउंसर जा रहा है, यहां पर लिखो। हाँ ये थोड़ा याद करने वाला है यार, मैं इसमें क्या बोलूं। चलो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। क्या बच्चों तुमने कोई प्रोसेस है जिसने फिनोल को अब तक बनाया था? मुझे तो याद आ रहा है, बहुत अच्छे। एक हेलो रिंग्स के जरिए हमने बनाया था, जिसको मैंने डॉस प्रोसेस का भी नाम दिया था, अगर तुम्हें याद है तो। तुम्हें याद है? ओए भाई इधर देखो, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है। मैंने तुम लोगों को बोला था इन पे न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो क्लोरोबेंजीन पे बहुत बढ़िया नहीं होती है। हेलोरिन से रिएक्शन बहुत अच्छी नहीं देते हैं अनुराग, हेलोरिन से रिएक्शन बहुत अच्छी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते सर? हेलोजन कार्बन का पार्शियल डबल बॉन्ड वेक्टर बन जाता है रेजोनेंस की वजह से, याद आया? बॉन्ड टूट नहीं पाता, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ऑर्थो पैरा पे, जिसकी वजह से कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करना पसंद नहीं करता। पिछला चैप्टर भाई सारा पढ़ा है मैंने, कराया था मैंने। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसके अंदर ले लूं एक्वस NaOH, याद आ रहे हैं? टेम्परेचर ले लूं 623 केल्विन, नहीं आ रहा कुछ भी याद ऐसा? 300 ATM का प्रेशर ले लूं और एसिड ले लूं, सो बच्चों जो Cl है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, बोलो किससे? OH से। और दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म फिनोल। ये रिएक्शन इस चैप्टर की है ही नहीं, ये रिएक्शन बहुत तसल्ली से हमने पिछले चैप्टर में कवर करी है, ये रटने वाली मत कहिएगा भाई। इसका प्रॉपर लॉजिक मैंने बताया था। टेम्परेचर ज्यादा क्यों लेते हैं? ताकि डबल बॉन्ड टूट जाए। प्रेशर ज्यादा क्यों लेते हैं? ताकि जो मेरा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है ना, वो रिपल्शन फील ना करे। किससे? बोलो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ी है ना, जिसकी वजह से नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन लगता है। अब देखो वो बच्चे समझ पा रहे होंगे जिन्होंने पढ़ा हुआ है पिछला, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको तो बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा पता नहीं सर क्या बोले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पिछला नहीं पढ़ा हुआ भाई आप लोगों ने। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक बड़ी रिलेटेबल चलती है पिछली चीजों से। सो OH माइनस जो है ना, वो ऑर्थो पैरा पे अटैक तो करना चाहता है, लेकिन उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन लगता है, प्रेशर हाई रखते हैं। ये सब बातें बताई गई थी उस समय बहुत तसल्ली से। तब ये बताया गया था कि OH अटैक कैसे करता है। तो कोई नहीं, Cl लगता है OH आता है, अभी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। और क्या है बच्चों रिएक्शन? एक रिएक्शन आपकी है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तुम लोग सीधा याद करना जो बोलूं इसमें, तुम लोग याद करो। बेंजीन है, हमने लिया H2S2O7, इसको बोलते हैं बच्चों ओलियम। हमने लिया NaOH और लिया H+। तुम लोग डायरेक्ट याद करोगे ऐसे में, या तुम्हें अगर स्टेप वाइज जाना है, सुनो एक स्टेप वाइज कर लो। क्लास चुप हो जाओ तुम लोग बिल्कुल। इसमें ओलियम से तो आता है SO3H। अगर तुम्हें सल्फोनेशन याद है तो सल्फोनेशन में मैंने बोला था या तो H2SO4 लेता है या वो लेता है H2S2O7, जिसे ओलियम बोला गया। जिसे क्या बोला गया है? अब तुम याद करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान मैंने सल्फोनेशन भी करवाया है, और उस सल्फोनेशन में SO3H ही आता है इसकी मौजूदगी में। तो ये आ गया, और कहते हैं कि जब हम इसके बाद NaOH और H+ ले लेते हैं ना, तो बच्चों ये जो SO3H होता है ये OH से रिप्लेस होके ऐसा बन जाता है। ठीक, ये होगी 2 रिएक्शन, याद कर लो इसको। तीसरा सुनो, वैसे 4 है लेकिन कराऊंगा 3, क्योंकि एक रिएक्शन सैंडमियर्स है। सैंडमियर्स आप जानते हो मैंने इस चैप्टर से भी मना करी है, और अभी पिछले चैप्टर में मैंने आपको सैंडमियर्स रोक दी थी। सैंडमियर्स प्रॉपर रिएक्शन किसकी है ना? अमाइंस चैप्टर की है। सैंडमियर जो है ना प्रॉपर किसका है? बोलो अमाइंस का। और अमाइंस हमारा चैप्टर है बच्चों ऑर्गेनिक का, इसका लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का। तो जब मैं आपको अमाइंस कराऊंगा ना, तो वहां पर सैंडमियर्स को लूंगा बच्चों, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें सैंडमियर्स आता है। अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगा, फिर वही आएगा, फिर रटने वाली चीज है। रटने के लिए तो मैं आपको फर्स्ट टर्म के पेपर से पहले बता दूंगा बच्चों, सैंडमियर्स याद करके चले जाना फर्स्ट टर्म के पेपर के लिए। बट समझा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं समझा पाऊंगा? बिकॉज वो किस चैप्टर की रिएक्शन है? अमाइंस की। आप कहेंगे सर फिर CBSE वालों ने डाल दी। भाई CBSE को सिलेबस बनाने से मतलब होता है, उनको इस बात से मतलब नहीं होता कि बच्चे को वो पर्टिकुलर टॉपिक इस चैप्टर में रिलेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो काम टीचरों का है।
वो काम उनको उससे मतलब नहीं है, ध्यान रखना। तो कहीं तुम सोचो कि उसमें क्यों डालिए, तो डालिए, हम पढ़ेंगे यहाँ पर, बोलो अमाइंस के अंदर। ये बात तो आपको अभी भी पता लग गई होगी, कुछ रिएक्शंस अगले चैप्टर की पिछले में डाली हुई है, लेकिन जो पॉसिबल है उनको हम कर लेते हैं, बट सारी पॉसिबल नहीं है भाई, तो वो छोड़ेंगे, एक रिएक्शन छोड़ेंगे। और अब इस रिएक्शन को तीसरी जो कराने वाला हो ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगी। ये है फ्रॉम क्यूमिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी कंसिडर करिएगा बच्चों। फ्रॉम क्यूमिन, बस फिर खत्म, फिनोल खत्म। बच्चों चलो भाई, अब जो याद कराओ ना उसको ऐसे याद करना, सुनो। पहली बात तो क्यूमिन किसे कहते हैं, ये है क्यूमिन। सीबीएसई का 1 मार्क क्वेश्चन है क्यूमिन का स्ट्रक्चर। सो क्यूमिन का स्ट्रक्चर है बेंजीन और CH के ऊपर 2 CH3, ठीक है, क्यूमिन ऐसे बोलते हैं इसको, क्यूमिन, ठीक है। सो ध्यान रखना। अब सुनो भाई, इससे भी हमारा बनता है बच्चों क्या, फिनोल। कैसे बनता है वो सुनो। आपने डाला ऑक्सीजन, क्या डाला बोलो। तो देखो वैसे रटना भले ही है, लेकिन थोड़ा सा याद तरीके से करोगे ना तो वो जल्दी आसान हो जाएगा याद करना। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और ये C है यहाँ पर, और ये ऊपर CH3 है। आपके जो दोनों ऑक्सीजन है ना, उन दोनों ऑक्सीजन को ऐसे डाल दो, खत्म। मैंने क्या बोला, जो H है ना उसके साथ में दोनों ऑक्सीजन को ऐसे डाल दो, हो गया। अभी नहीं बनाया फिनोल, फिनोल नहीं बनाया, ऐसा हो गया। कहाँ डाले दोनों ऑक्सीजन, बोलो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों ऑक्सीजन ऐड कर दिए, कार्बोक्सिलिक बना दिया, बन गया। बोर्ड पे देखो, हो गया। इसके बाद आपने डाला H+ और बोलो क्या, H2O। और अब याद करो कि इसको तोड़ना कैसे है, याद करो इसको तोड़ना कैसे। ये जो CH3 COCH3 है, CH3 COCH3, इसको तोड़ दो और बच गया बोलो क्या, OH। क्योंकि रिएक्शन प्रिपरेशन फॉर द फिनोल है, तो ध्यान रखो इसके ऊपर। अब बोलो क्या लगा दिया मैंने, OH। और बोलो क्या टूट के निकल जाता है, बोलो CH3, और बोलो क्या CO, और बोलो क्या CH3 COCH3, यानी कीटोन टाइप निकल जाती है चीज, और बीच में क्या आ जाता है, बोलो OH। ये फिनोल का एक और प्रिपरेशन है फ्रॉम द क्यूमिन। तो भैया आप लोगों को मैंने बोला है कि फिनोल वाला पार्ट थोड़ा रटने वाला है। ये बोर्ड पे जो मैंने ये वाला पेज लिखा है ना, ये लर्निंग ज्यादा है। इसमें क्या लर्निंग नहीं है मैं बता देता हूँ, ये वाला लर्निंग नहीं है, बिकॉज ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, इसको समझाया गया था आप लोगों को। बट अभी याद करिए बच्चों, रिकमेंडेड है, याद करिए डायरेक्टली, रिकमेंडेड है, याद करिए, ये याद करिए सारा का सारा। आपको ये 4 से 5 रिएक्शंस में बोल रहा हूँ जो आपको डायरेक्टली लर्न करनी है फॉर द पेपर पर्पस। हाँ क्या चीज, वो एक ही बात जो इसमें बोर्ड पे लिख रहा हूँ ज्यादा एक्यूरेट है, प्रिंट में करवाए थे तो किसी ने शायद मिस्टेक कर रखी है। सो कोई नहीं, उसको करेक्ट करिए, इसीलिए आपको यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ बोर्ड पे सारी चीजें, कि आप लोग उसमें करेक्ट करते चाहिए। सो गाइज मुझे बताओ जरा, नहीं आ रहा क्या समझ में, हाँ क्या, ऑक्सीडेशन वाला डायरेक्ट याद करना है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, बेंजोक्विनोन बनेगा, बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर ही होता है बस, और कुछ नहीं। फिनोल वाला पार्ट आप डायरेक्ट याद करेंगे। तो मुझे बताओ हम चैप्टर में कहाँ पहुंच चुके हैं। अल्कोहल वाले का मैंने प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, फिनोल वाले का केमिकल रिएक्शन और प्रिपरेशन, दोनों चीजें हो चुकी हैं। तो अल्कोहल फिनोल यहाँ पर सिमटता है कि नहीं सिमटता है, समझ में आया। अब कुछ और बड़ी जरूरी रिएक्शन लिखने वाला हूँ। खत्म हो गया ये, पहले बताओ, जल्दी बताओ, सारा हो गया। हाँ बोलो, हाँ भरला। चलो एक रिएक्शन लिखो, ये काम की है। अच्छा ये PDF भर चुकी है तो नई PDF खोल लेते हैं। एसिडिटी का टॉपिक कराना है वैसे, लेकिन वो मैं नेक्स्ट में कराऊंगा, दोनों की एसिडिटी। एसिडिटी तो नहीं कराऊंगा आज क्योंकि उसमें टाइम चाहिए, तो एसिडिटी खत्म नहीं हो पाएगा हमारा। क्लास बोर्ड पे देखिए, अब देखिए भाई, अल्कोहल और फिनोल तो हो गया यहाँ पर फिनिश, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी रिएक्शन कराऊंगा जो कि इनसे ही रिलेटेड है और बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस रिएक्शन का नाम है ईस्ट्रिफिकेशन। ये आप लोग जानते भी उसके बारे में नहीं, 10वीं वाले से बहुत अलग मिलेगा, इसमें कुछ चीजें अलग है। अब वो सुनो, क्लास बोर्ड पे भाई, सभी बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे फोकस करें भाई, कुछ सिखाऊंगा, ध्यान सुनना, बताया जाए। चलो कुछ क्लास ऑफ कंपाउंड में लिखता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। क्या आप इनको जानते हैं, मुझे यस और नो में करना। ये कौन है,
अरे यार इस पे तो बोल लो कम से कम क्लास है, अगले वाले में तो मुझे पता है तुम फंसोगे जो मैं बाकी देने वाला हूँ, एटलीस्ट इस पे तो बोलो। ROH क्या है? अल्कोहल। बेंजीन OH क्या है? क्लास ऑफ कंपाउंड है ना, कि जैसे भी ऐसे ही कंपाउंड्स होंगे अल्कोहल, ये वाले कंपाउंड्स को बोलो क्या? फिनोल्स। ये वाले बताओ। ये बताओ। एस्टर। देखिए ईस्टर में और कार्बोक्सिलिक में फर्क क्या होता है, सुन लीजिए। ये मैं इसको कराने से पहले उसी का डिस्कशन कर रहा हूं, और भाई ढंग से सुन लो, ये रिएक्शन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो है क्या सीन? हाँ भाई जल्दी दे दे पानी और बैठ जाओ। बस 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 बस, चुपचाप पीते रहो और बैठ जाओ यहाँ पर, सुन लो। सो गाइस मुझे बताओ कार्बोक्सिलिक कैसा होता है? ओए कार्बोक्सिलिक तो ये होता है। ईस्टर में फर्क बस ये होता है कि H की जगह पे भी R होता है। H की जगह पे भी क्या होता है? मतलब H की जगह पर भी कोई अल्काइल ग्रुप होता है, कोई अल्काइल ग्रुप होता है। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करना चाहूं तो कैसे, जैसे कि अगर मैं ईस्टर का उसका एग्जांपल लूं तो बोलो उसका एग्जांपल क्या है? CH3COOH। पढ़ा है ये 10th क्लास में भी? अरे पढ़ा होगा भाई, 11th में भी पढ़ा होगा। ईस्टर कैसा होता है? ईस्टर ऐसा होता है CH3COOH की जगह पर भी कोई अल्काइल ग्रुप है, H की जगह पर भी कोई, तो दिस इज बेसिकली ईस्टर। अब आप कहेंगे सर आपने तो R और R डैश लगाया। अरे बच्चों यहाँ पर 2 कार्बन वाला हो सकता है, वहां पर एक वाला भी हो सकता है, तो मैंने सेम लिया हुआ तो मैंने R लगा रखा है, लेकिन सेम हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स को बोलो हम क्या बोलते हैं? ईस्टर। देखिए मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करें। दीज आर द क्लासेस ऑफ कंपाउंड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एक तरह का कंपाउंड नहीं है, बहुत तरह के कंपाउंड है। उनमें से आपने पढ़े अल्कोहल्स होते हैं, फिनोल्स होते हैं, हेलोल्केन्स होते हैं, हेलोरिन्स होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, दुनिया भर के कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड, RMGX। तो वैसे ही ईस्टर भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड है जो कि कैसी दिखती है, कैसी दिखती है। पानी पी लो, पानी के लिए मना नहीं कर रहा। ईस्टर कैसा दिखता है बोलो? RCOOR टाइप का। अच्छा एक और कंपाउंड। हाँ कुछ भी क्यों बना सकते हैं? जो बनने के लिए अल्कोहल बन सकता है उससे मेन तौर पे, और अल्कोहल से जितनी चीजें बनती है वो बन सकती है फिर। तो बच्चों एक बार बताओ, बस एक मेरे पास ये है, कौन कोई बच्चे क्लास में इसको जानता है? बता भाई। परोक्साइड नहीं है ये आपने पहली बार देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर अनहाइड्राइड्स, दीज आर अनहाइड्राइड्स, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। पहली बार देख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे यूज में आएगा, चिंता मत करिए। लेकिन 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 इन क्लासेस ऑफ कंपाउंड के प्रॉपर चैप्टर्स नहीं है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए इधर अल्कोहल का प्रॉपर चैप्टर है, फिनोल का प्रॉपर चैप्टर है, ईथर का प्रॉपर चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रॉपर चैप्टर है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, बट एनहाइड्राइड का नहीं है, ईस्टर का नहीं है। ये क्लासेस ऑफ कंपाउंड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो इनके बारे में आपके लेवल तक डिस्कशन करा ही नहीं गया। क्लियर है? अब अगला सुनो। एक ये होते हैं, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब आप कहेंगे सर ये क्यों बताए जा रहे हैं? देखिए इन क्लासेस का ना कुछ इस्तेमाल करने वाला हूं मैं आज इस क्लास के अंदर। अनुराग इधर देख ले बोर्ड पे, ये कुछ मैंने जो क्लासेस लिखी है ना, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, इनका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। क्या इस्तेमाल? बोर्ड पे सुनिएगा। क्या बच्चों तुम लोगों को ये वाली रिएक्शन कुछ याद आ रही है? ROH प्लस में बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, पिट जाओगे नहीं तो। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक है, ये मेरे पास अल्कोहल है। भाई ये बिहेव करेगा एसिड की तरह, वो बिहेव करेगा बेस की तरह। एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। आपको पता है H2 निकालना है। क्या निकालना है बोलो? पता है? मैं बस आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। चाहे कार्बोक्सिलिक रिएक्ट करे अल्कोहल से, सुन लो सुन लो, चाहे हलाइड रिएक्ट करे एसिड हलाइड, चाहे एसिड हलाइड रिएक्ट करे, ध्यान से सुन लो, ध्यान सुन लो। एक पैटर्न बताऊंगा, बड़ा सिंपल पैटर्न, ट्रिक बताऊंगा याद करने की, सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे एक बारी में। चाहे एनहाइड्राइड रिएक्ट करे, चाहे एनहाइड्राइड रिएक्ट करे, इसीलिए लिखवाई है वो साइड में। और यहां चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, लेकिन ध्यान से सुन ले, चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, एंड दे रिएक्टिंग विद द कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड,
एसिड हैलाइड देखो वो लिखा हुआ, क्लोराइड मतलब एनहाइड्राइड। इनमें से किसी से भी रिएक्शन करे, मैं अब आप लोगों को एक बात बोल देता हूं और उस बात को बिल्कुल ऐसे दिमाग में छाप लेना बिल्कुल अच्छे से। मैंने बोला चाहे कार्बोक्सिलिक हो, चाहे बोलो कौन हो, एसिड क्लोराइड हो, चाहे एसिड एनहाइड्राइड हो, कोई भी हो, अगर रिएक्शन किससे हुई है, अल्कोहल से या फिर बोलो किससे, रिजल्ट एक ही है, बोलो क्या, ईस्टर। ये सारी रिएक्शंस ईस्टर्स को रिजल्ट करती हैं, मतलब सब में फाइनली ईस्टर बनता है। ईस्टर का स्मेल होता है फ्रूटी स्मेल, जो मैंने आपको बताया था कि नेल पॉलिश टाइप का कुछ स्मेल आता है, पता नहीं कभी आपसे डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ। तो ईस्टर का जो स्मेल होता है ना, फ्रूटी स्मेल होता है। बोलोगे मैं भी 5 मिनट बना के दिखाऊंगा क्लास के एंडिंग में, है ना। अरे सुनो, एक रिएक्शन मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा, बस तुम चुपचाप सुन लो। हाँ हाँ बना के दिखाऊंगा यार, आइए बना के दिखाता हूँ, तुम बस चुपचाप सुन लो। ओए फिर वही रिया, तो मुझे बताओ जरा क्या करना है, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, उसको ट्रिक को ध्यान रखो। इन सभी रिएक्शन में ना एक बात ध्यान रख लो, चाहे कार्बोक्सिलिक हो, चाहे एसिडिलाइड हो, चाहे बोलो कौन हो, एनहाइड्राइड हो, इससे बनना है। इनसे रिएक्शन करने के बाद तुम कुछ मत करो, सीओ के बाद जो है वो मैटर, सीओ के बाद जो मैटर है वो, और यहां से हर बार एच निकाल दो, बस बस। बोलो आंसर क्या है, बोलो आंसर क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, प्लस में मुझे बताओ क्या निकला, H2। क्या निकला बोलो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये रिएक्शन बड़ी स्लो है, इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करने के लिए मुझे यहां पर इस रिएक्शन में लेना पड़ता है बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4। मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए, मुझे क्या लेना पड़ता है बोलो, कंसंट्रेटेड H2SO। और ये रिएक्शन पूरी तरीके से रिवर्सिबल है, मतलब इन दोनों से मिलकर बनता है ईस्टर और वाटर, और ईस्टर और वाटर अगर फिर से कंबाइन हो जाए तो वापस से ये बन सकता है बच्चों। मेरी पूरी बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब कार्बोक्सिलिक्स अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो बोलो क्या बनता है, ईस्टर। इसको बोलते हैं बच्चों ईस्टर। और ईस्टर की स्मेल बोलो कैसी होती है बोलो, फ्रूटी स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है बोलो, फ्रूटी स्मेल। अब मैं आपको बताऊं, ये रिएक्शन है केमिकल टेस्ट के तौर पे भी काम आने वाली है। बताओ कैसे। अगर तुम्हें डाउट है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल है कि नहीं, तुम्हें मन में डाउट है कि इस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है कि नहीं, मैं सुन लूंगा इसको। चलो अल्कोहल नहीं, चलो तुम्हें डाउट है कि इसमें कार्बोक्सिलिक है कि नहीं। अब सोचो तुम्हें डाउट है, इधर तुम्हें डाउट है इसमें कार्बोक्सिलिक है कि नहीं, तो डाउट कैसे क्लियर होगा। तुम्हें अगर कार्बोक्सिलिक का टेस्ट करना है, हाउ कैन यू डू द टेस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक का टेस्ट मैं कैसे कर सकता हूं, सर मैं इसमें क्या डालूंगा, सर मैं इसमें क्या डालूंगा, ध्यान सुनना बच्चों, इसमें मैं डाल दूंगा अल्कोहल। क्या डाल दूंगा बोलो, अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक मिलेंगे और साइड से मैंने टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया बोलो, H2SO4। क्या डाल दिया बोलो, तो मुझे बताना जरा इसमें से क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। और ईस्टर की स्मेल बोलो कैसी आएगी, समझ ही नहीं आ रहा। ईस्टर के फॉर्मेशन से बोलो कैसी स्मेल आती है, फ्रूटी। फ्रूटी स्मेल मतलब यहाँ पर कैसी स्मेल होती है, नेल पॉलिश टाइप की स्मेल आती है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसी आएगी। चलो लेकिन पहले 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 रिएक्शन बोलो फटाफट से। इधर बोलो क्या आएगा, सीओ के बाद क्या निकलेगा, और इसमें बोलो H निकलेगा, तो बोलो HCl निकलेगा। बोलो क्या बनेगा, RCOR डैश। चलो बोलो इधर बोलो, ये पूरा निकला सीओ के बाद का, और बोलो क्या बनेगा, RCOR डैश प्लस में बताओ ये क्या है, RCOOH। तो RCOO, लेकिन बच्चों ईस्टर बना, लेकिन बच्चों ईस्टर बना। बोलो बना कि नहीं बना, सब बच्चे मुझे बराबर बताओ। क्या ये 3 रिएक्शन रटनी पड़ रही है कोई, ये तो सब समझ में आ रहा है, ये तो मुश्किल नहीं है। अच्छा इस रिएक्शन में भी H+ लेना पड़ता है, रिएक्शन ये भी रिवर्सिबल होती है। और इस रिएक्शन में हमें लेना पड़ता है पायरिडीन। मैं आपको बस एक बात बता देता हूँ, फिर मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ बच्चों। रिएक्शन के अंदर ये बता देता हूँ, यहाँ पर ये H2SO4 क्यों लेते हैं और यहाँ पर ये पायरिडीन क्यों लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो भाई, मुझे तुम ये बताओ, ये रिएक्शन कैसी है बोलो, रिवर्सिबल है। लक्ष्य, ये रिएक्शन बोलो क्या है, रिवर्सिबल। मतलब इन दोनों के मिलने से बनने वाला ईस्टर और वाटर,